हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, बेसिकली इस पोयम को काफी डीप में हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा इस पोयम के अंदर कौन सा मीटर यूज हुआ है, कौन सी राइम स्कीम इस पोयम में हमें देखने के लिए मिलेगी और कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस पोयम के अंदर यूज हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस पोयम को एक और नाम से जाना जाता है। इस पोयम को डेफोडिल्स नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसका ओरिजिनल टाइटल तो यही है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। लेकिन इस पोयम को ये जो फूल है, ये जो येलो कलर के फ्लावर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये फ्लावर कहलाते हैं डेफोडिल्स। तो इस पोयम को इन नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं ये पोयम को। देखिए, इस पोयम को लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ नाम की एक जगह पर, जो कि कंबरलैंड इंग्लैंड के अंदर पड़ती है। इनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1850 को। इन्हें रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है, क्योंकि रोमांटिक एज में ही इन्होंने लिखना शुरू किया था। इन्हें पोइट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन का टाइटल दिया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ को बेसिकली हम याद करते हैं इनके एक फेमस कलेक्शन लिरिकल बैलेट के लिए। लिरिकल बैलेट जो कि पब्लिश हुआ था 1798 में एसटी कोलरिज के साथ। तो बेसिकली वर्ड्सवर्थ को हम लिरिकल बैलेट के लिए याद करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पोयम को पढ़ना। इस पोयम के बैकग्राउंड को अगर हम समझे तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीका है कि यूके में जो पोइट है वो टहल रहे थे एक जगह पर, है ना। जगह का नाम है गौ बेरोन पार्क। ये आपको नाम ध्यान रखना है। गौ बेरोन पार्क नाम की एक जगह पर पोइट जो है वो टहल रहे थे। ही स्टैंड्स देयर ऑब्जर्विंग एंड एब्जॉर्बिंग द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। वहां पर वो कुछ फूलों को देख रहे थे और उन फूलों की ब्यूटी को वो महसूस कर रहे थे, है ना। तो उसी समय पर उन फूलों को देखते हुए बेसिकली कवि ने इस पोयम को लिखा है। I wondered lonely as a cloud, also commonly known as daffodils, is a lyric poem। ये एक लिरिक पोयम है जो इंस्पायर्ड होकर लिखी थी कवि ने 15 अप्रैल 1802 की एक जो है कि फॉरेस्ट के एक इनकाउंटर से, है ना। यानी कि कवि वहां पर खड़े होकर उन डेफोडिल्स के फूलों को देख रहे थे उनकी सिस्टर डॉर्थी के साथ, और तब जो है कि उन्होंने इस पोयम को लिखा था। यह पोयम लिखी गई 1804 में, लेकिन इसे पब्लिश करवाया गया पोयम्स इन 2 वॉल्यूम नाम के एक कलेक्शन में, जो कि 1807 में आया था। दोस्तों, इसका रिवाइज्ड जो पब्लिकेशन है वो 1815 में इसको पब्लिश करवाया गया था, है ना। रिवीजन इन 1815, ये आपको ध्यान रखना है। In the poem, these daffodils have a long-lasting effect on the speaker. Firstly, in the immediate impression they make, and secondly, in way that the image of them comes back to the speaker's mind later on. जब हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये एक रोमांटिक पोएम मानी जाती है। इस पोएम को 2 वॉल्यूम्स में, है ना, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम नाम के एक कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया था 1807 में। ये बेसिकली एक इटालियन सोनेट है जो 14 लाइन की है। आपको पता होगा कि जो ट्रेडिशनली सोनेट होती है वो 14 लाइंस की होती है। तो ये पोएम भी एक सोनेट पोएम है और इसका मीटर है आइएम्बिक पेंटामीटर। बेसिकली इस मीटर को हम काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं आगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स नाम के एक कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1807 में, और उसी कलेक्शन में लंदन 1802 एक पोएम जो है ये भी पब्लिश हुई थी। चलिए अब मैं इस पोएम को पढ़ना शुरू करता हूं। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, है ना। यहां पर बेसिकली आई जो है वो शायद मिसप्रिंट या फिर प्रिंट नहीं हुआ है ना। तो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यानी कि मैं बादल की तरह अकेला इधर उधर भटक रहा था। वांडर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली वांडर्ड का मीनिंग होता है बिना किसी मतलब के इधर उधर भटकना, है ना। तो आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। अब देखिए यहां पर जो आई यूज हुआ है ना, यानी कि कवि जो है वो अपने बारे में बता रहा है। तो इस पोएम को बेसिकली फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है ना, आई। और ये जो पोएम है इसमें आपको पहली लाइन में क्लियर आप देख सकते हैं, यहां पर कंपैरिजन किया गया एज ए क्लाउड। एज यानी कि जहां पर इन शब्दों के माध्यम से कंपैरिजन दिखाया जाए वहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है ना। तो मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था बिना किसी मतलब के इधर उधर, है ना। That floats on high
ओवर वेल्स एंड हिल्स, यानी कि जो कि वेल्स और हिल्स के ऊपर से फ्लोट कर रहे थे। जो बादल है वो वेल्स और हिल्स के ऊपर से फ्लोट कर रहे थे, यानी कि जो बादल घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर से बहते हैं, घूमते हैं, उन्हीं की तरह मैं भटक रहा था, बिल्कुल अकेला। फिर कवि कहता है When all at once I saw a crowd, तभी अचानक से मैंने एक भीड़ देखी। All at once मतलब अचानक से, I saw a crowd, crowd मतलब भीड़। अब देखिए भीड़ जो उसने देखी वो किस चीज की, तो बेसिकली कवि कह रहा है ए होस्ट, यानी कि एक झुंड ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, यानी कि सुनहरे डेफोडिल्स का मैंने एक झुंड देखा और वो भीड़ उन्हीं की थी। अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि क्या फूलों का कोई क्राउड हो सकता है क्या? भाई क्राउड तो ह्यूमंस का रहता है, यानी कि यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है ना। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, यानी कि झील के किनारे पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीच, यानी कि ये जो फूल है ये ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे अचानक से। अब क्या फूल फड़फड़ा सकते हैं या फिर फूल क्या डांस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये तो ह्यूमन बीइंग करते हैं। यानी कि यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, एस यहां पर शब्द आया है, मतलब कि यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यहां पर देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो कवि कह रहा है कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, यानी कि वो जो डैफोडिल्स है, वो जो फूल है जिनको मैंने देखा था, वो लगातार सितारों की तरह चमक रहे थे, है ना। एंड ट्विंकल्ड ऑन द मिल्की वे, और ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे कि आकाशगंगा में सितारे टिमटिमाते हैं। मिल्की वे का मतलब होता है आकाशगंगा। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि कवि कह रहा है उन फूलों के बारे में कि वो जो डेफोडिल्स है वो एक लाइन में इतनी दूर तक, इतना लंबा वो दिखाई दे रहे थे, इतना बड़ा वो बेल्ट बना रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है फैले हुए, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा फैले हुए वो लग रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, यानी कि झील के किनारे भी वो लगे हुए थे। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लेंस, ग्लेंस का मतलब होता है झलक, यानी कि एक नजर में या फिर एक झलक में मैंने 10,000 डेफोडिल्स तो देख ही लिए होंगे। अब देखिए बेसिकली यहां पर किस चीज का प्रयोग हो रहा है? बेसिकली यहां पर प्रयोग हो रहा है हाइपरबले फिगर ऑफ स्पीच का, क्योंकि कवि क्या कह रहा है? कवि यह कह रहा है कि 10,000 फूल। अब क्या कवि वहां पर गिनने गया था कि फूल कितने हैं? कवि सिर्फ बड़ा चढ़ाकर बताना चाह रहा है। तो वहां पर जहां पर बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, है ना, वहां पर क्या होता है? हाइपरबले फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि आपने इंडियन मूवी में गाने भी सुने होंगे, है ना, तूने काजल जो लगाया तो दिन में रात हो गई, ये जो एक लाइन है गाने की, तो क्या काजल लगाने से दिन में रात हो जाएगी क्या? भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि यहां पर हाइपरबले फिगर ऑफ स्पीच है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आपकी लाइन है टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस, यानी कि जो फूल है, जो डेफोडिल्स है, टॉसिंग का मतलब होता है इधर उधर पटकना। तो ये जो फूल है वो अपने सिरों को, अपने हेड्स को खुशी से डांस करते हुए इधर उधर पटक रहे थे। स्प्राइटली मतलब होता है खुशी से। तो क्या जो फूल है वो क्या अपना सर पटक सकते हैं क्या इधर उधर? नहीं पटक सकते। ये पोयम फुल ऑफ पर्सोनिफिकेशन है, इसमें आपको हर जगह पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेगा। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, यानी कि कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि लहरें भी उन्हीं के बगल में डांस कर रही थी। यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है ना, क्योंकि लहरें डांस नहीं कर सकती, डांस तो ह्यूमन बींग्स करते हैं। यानी कि कवि कह रहा है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, यानी कि लहरें भी उनके बगल में डांस कर रही थी। यानी कि लेक में जो लहरें उठ रही है ना, क्योंकि लहर जो लेक है उसके किनारे ही ये फूल लगे हुए हैं, तो कवि कह रहा है कि वो लहरें भी डांस कर रही थी उन फूलों के साथ साथ, लेकिन फ्लावर्स ने इन लहरों से, इन वेव से बहुत अच्छा डांस किया। अब यहां पर एक कंपैरिजन दिखाया गया है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो कंपैरिजन होता है उस कंपैरिजन को यहां पर वेव्स और फ्लावर्स के बीच में दिखाया गया है। यानी कि यहां पर फिर से पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ए पोइट कॉल्ड नॉट बट
बी गए। देखिए गे जो शब्द है ये यूज किया गया है हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। कवि कह रहा है कि एक पोइट यानी कि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर रहा था, बस मैं उन्हें देखकर खुश हो रहा था, मैं अपनी मस्ती में उन्हें देखकर खुश हो रहा था। इन सच ए फोकंड कंपनी, फोकंड का मतलब होता है जिंदा दिल, है ना, जिंदा दिल, या फिर मैं कह दूं हैप्पी, यानी कि उनका जिंदा दिल साथ पाकर, उनका इतना प्यारा साथ पाकर, उनकी इतनी अच्छी कंपनी पाकर, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राउट, यानी कि मैं बस उन्हें देखे जा रहा था, उन्हें बस मैं देखे जा रहा था और सोच रहा था कि यहां खड़े होकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है ना। तो ये बेसिकली इस स्टेंजा का मतलब था। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन, है ना, अक्सर। फॉर ऑफ वेन ऑन माई काउच आई लाई, देखिए काउच का मतलब होता है सोफे पर, यानी कि अक्सर मैं जब अपने सोफे पर लेटता हूं, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं पाता और बहुत उदास मूड में मैं रहता हूं। वेकेंट का मतलब होता है खाली, यानी कि मैं कुछ सोच नहीं पाता, पूरा खाली खाली रहता हूं मैं। पेंसिव का मतलब होता है यहां पर उदास। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो दृश्य जो है कि मेरी आंखों के सामने आ जाता है, यानी कि वो फूलों का दृश्य जो मैंने देखा था। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस का मतलब होता है वरदान और सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, यानी कि और ये चीज मुझे एक वरदान सी लगती है, मुझे ये खुशी से भर देती है और मेरे अकेलेपन को ये खुशी से भर देती है। वो यादें तो सच में मेरे लिए एक वरदान ही थी। कौन सी यादें? जब कवि ने डैफोडिल्स को देखा था। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर फील्स, कवि यहां पर यह कह रहा है कि एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, यानी कि और फिर मेरा हृदय जो है, मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है जब भी मैं उन फूलों के बारे में सोचता हूं। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और मेरा ये जो हार्ट है ये डांस करने लगता है डेफोडिल्स के साथ में। अब देखिए हार्ट तो डांस कर नहीं सकता, लेकिन यहां पर फुल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो बेसिकली इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज हमने इसमें देखा। अब हम एक एक करके सभी को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन पहली, तीसरी, चौथी, छठी, 12वीं, 13वीं, 16वीं और 14वीं लाइन में यूज किया गया है, जो कि मैंने इस स्क्रीन पर क्लियरली इसे मेंशन कर दिया है। पर्सोनिफिकेशन का आपको मतलब पता ही है, जब किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को जब ह्यूमन क्वालिटीज दी जाए उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, है ना। एक गाना जिसे मैं गा के बताता हूं आपको कि छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई, है ना, और तूने काजल जो लगाया तो दिन में रात हो गई। अब क्या छुप गए सारे नजारे, नजारे कैसे छुप सकते हैं? तो जहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का बेसिकली यूज किया जा रहा है ना। नेक्स्ट होता है पॉलीसिंटेडन। देखिए ये क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सेवरल कंजक्शन आर यूज्ड टू जॉइन एंड कनेक्ट क्लॉजेस इन प्लेस वेयर दे आर नॉट कॉन्टेक्सचुअली नेसेसरी, यानी कि कभी कभी पर सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे कंजक्शन का यूज किया जाता है ऐड करने के लिए जिनकी वहां पर जरूरतें नहीं होती है। जैसे कि 23वीं और 24वीं लाइन में आपको बार बार एंड वर्ड देखने के लिए मिलेगा। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स। तो यहां पर जबरदस्ती एंड का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि यहां पर 2 बार दरबत उसकी है नहीं, तो इसीलिए यहां पर पॉलीसिंटेडन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। सिमले आपको पहली और 7वीं लाइन में देखने के लिए मिला था। हमने देखा था एज ए क्लाउड यानी कि बादलों की तरह, और एज द स्टार्स दैट शाइन यानी कि तारों की तरह। हाइपरबले फिगर ऑफ स्पीच 11वीं लाइन में यूज हुआ है। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लेंस, 10,000 फूल तो मैंने एक साथ देख ही लिए होंगे। तो वहां पर आपका हाइपरबले फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इस पोयम के अंदर मीटर कौन सा यूज हुआ है? इस पोयम के अंदर बेसिकली आइएम्बिक टेट्रामीटर यूज हुआ है। आइएम्बिक का मतलब होता है कि जब पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड हो, वहां पर आपका आइएम्बिक मीटर रहता है। टेट्रामीटर होता है 4 अलग अलग फीट का बना हुआ होता है टेट्रामीटर, है ना। इसका जो फॉर्म है ये कैसा है? तो ये पोइट्री जो है ये 4 स्टेंजा की पोइट्री है, जिसके अंदर इस पोइट्री के अंदर आपको सेस्टेड देखने के लिए मिलेगा। सेस्टेड मतलब 6 लाइनें, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हर स्टेंजा के अंदर 6 लाइनें हैं, यानी कि इस 6 लाइनें के सेट को सेस्टेड बेसिकली बोलते हैं। तो ये आपको सेस्टेड देखने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट अगर मैं राइम स्कीम की बात करूं तो हर स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी सी सी, है ना, ए बी सी सी, ये राइम स्कीम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सी सी यानी कि लास्ट की जो 2 लाइनें हैं उनमें कपलेट बन रहा है ना, सी सी, तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पोयम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि एमपीटेड ग्रेड 1 के नोट्स अवेलेबल है मात्र 299 रुपए में। मैं चाहता हूं कि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपनी मेहनत को एक सही डायरेक्शन दें, इसीलिए आप परचेस कर सकते हैं हमारे ये नोट्स, जो कि आपको जानकारी पूरी नोट्स के बारे में मिल जाएगी इन नंबर पर, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।